हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का। तो यह है बीए ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस और पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये नोट्स है। और क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के प्रति फ्रेडरिक्स के पारिस्थितिक मॉडल की देन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के अपने हेल्प के लिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग इतना तो हेल्प कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी तक जानते नहीं हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें कि वो भी अपने चैनल पे आए और अपना प्रिपरेशन करें और अच्छे से पेपर दें। ओके, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। लोक प्रशासन के प्रति फ्रेडरिक्स के पारिस्थितिक मॉडल की देन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर है रिग्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पारिस्थितिकी प्रशासन को प्रभावित करती है, ठीक है, तथा इन देशों में विकास प्रशासन की स्थापना एक कारगर कदम सिद्ध हो सकता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता, अनुसंधान के नए उपकरणों और नवीन सामाजिक संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता आदि ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को जन्म दिया और उसे आगे बढ़ाया। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के परिणामों और प्रविधियों का समग्र लोक प्रशासन के स्वरूप पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पारिस्थितिकीय अध्ययन क्या होता है? देखिए, लोक प्रशासन अपने आसपास की समाज, प्रकृति, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक दशाओं, ऐतिहासिक संदर्भों, आर्थिक स्थिति व परंपराओं से न केवल प्रभावित होता है वरना प्रशासन इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों को प्रभावित भी करता है। अतः प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन बिना पारिस्थितिकीय संदर्भ के नहीं किया जा सकता। रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों में पारिस्थितिकीय संदर्भ को समझने पर विशेष बल दिया। पर्यावरण अपने प्रशासन को प्रभावित और निर्धारित करता है। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की मान्यता यही है। अंग्रेजी में पर्यावरण के लिए इकोलॉजी शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका विशुद्ध हिंदी अर्थ है पारिस्थितिकी। यह मूलतः जीव विज्ञान का शब्द है, जहां इसका अर्थ है जीवों और उनके प्राकृतिक वातावरण में परस्पर निर्भरता। लोक प्रशासन में इसे सर्वप्रथम प्रयुक्त किया 1947 में जॉन एम गॉस ने। उन्होंने सर्वप्रथम सरकारी कार्य को उसके परिवेश से जोड़ने की अवधारणा प्रतिपादित की। इसी वर्ष रॉबर्ट ढाहल और 1952 में रॉस्को मार्टिन ने भी प्रशासन पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों का समर्थन करते हुए अंतर सांस्कृतिक अध्ययनों पर जोर दिया, लेकिन प्रौद्योगिकी तौर पर प्रशासन पर्यावरण संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया। फ्रेडरिक्स ने, ठीक है ना, अध्ययन किया। कौन किया? फ्रेडरिक्स ने। रिग्स का जन्म चीन में हुआ, लेकिन वह अमेरिका के निवासी बन गए। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अपने अध्ययन में फ्रेडरिक्स ने संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 में तब किया जब वाल्डो ने 2 वर्ष पूर्व 1955 में इसकी उपयोगिता बताई थी। फ्रेडरिक्स ने 1961 में प्रकाशित अपनी कृति द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक समाज की 5 कार्यात्मक विशेषता बताई: राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सांचरिक। रिक्स ने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट करने हेतु विकसित, विकासशील और पिछड़े देशों के प्रशासन की तुलना इस उपागम के साथ पारिस्थितिकीय और सामान्य व्यवस्था उपागम के आधार पर की। रिक्स ने इस तुलना के आधार पर विकासशील देशों के समाज को ऐसे प्रिज्मेटिक समाज की संज्ञा दी जिसके हर क्षेत्र, राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक सभी में अनेक संरचनाएं तो स्थापित हो गई है, लेकिन कार्यों के मध्य प्रभावी एकीकरण नहीं हो पाया है। फ्रेडरिक्स का नाम प्रशासनिक चिंतकों में अग्रणी है। उन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया ताकि सभी प्रकार के प्रशासनों का तुलनात्मक अध्ययन करके मौलिक संगठनात्मक
तत्वों तक पहुंचा जा सके। दूसरे शब्दों में रिग्स सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत के लिए भिन्न भिन्न प्रशासनिक परिस्थितियों में अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण करना चाहते थे। लोक प्रशासन के विकास में रिग्स का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके द्वारा विकसित आदर्श मॉडल रिग्स ने पिछले विकासशील और विकसित समाजों का अध्ययन करने के उपरांत अपने मॉडलों से यह दर्शाने की कोशिश की कि पर्यावरण और प्रशासन का कितना गहरा अंतर संबंध होता है तथा विकास की प्रक्रिया में विभिन्न संरचनाओं का निर्माण, उनके कार्यों में विशेषीकरण और इस संरचनाओं के मध्य एकीकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है। रिग्स ने विकास का अर्थ बताया, किसी सामाजिक प्रणाली को प्राप्त स्वायत्त की वह मात्रा है जो उसमें निरंतर परिवर्तन और गतिशीलता सुनिश्चित करती है। वह मानवीय समाज उतना ही अधिक विकसित होगा जिसमें अपने पर्यावरण में अनुकूल परिवर्तन लाने की अधिक से अधिक क्षमता या स्वायत्तता होगी। यह स्वायत्तता को प्राप्त करने के लिए वियोजन का स्तर ऊंचा उठाना जरूरी होता है। फ्रेडरिक्स ने प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 3 व्यापक परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना, 3 उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य है। आदर्श के स्थान पर अनुभव मूलक व्यवहारिक अध्ययन प्रवृत्ति। रिग्स के अनुसार पहले के अध्ययन या होना चाहिए पर केंद्रित आदर्शात्मक अध्ययन रहे हैं जो वास्तविक स्थिति की उपेक्षा करते हैं। रिग्स ने इसके स्थान पर अनुभववादी पद्धति का विकास किया जिसके अंतर्गत वास्तविक तथ्यों का गहन विश्लेषण कर व्यवहारिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वस्तुतः पारंपरिक लोक प्रशासन में आदर्शात्मक लक्ष्यों को निर्धारित कर उनकी प्राप्ति पर जोर दिया जाता था, बिना वास्तविकता को समझे या जाने। व्यवहारवादियों के प्रभाव से लोक प्रशासन में आदर्शात्मक और आदेशात्मक दोनों तरह के अध्ययनों के अस्वीकृत किया गया और उसके स्थान पर यथार्थपरक और अनुभव संबंधी अध्ययन को अपनाया गया। अब मूल्यात्मक अध्ययन के स्थान पर विश्लेषणपरक व्यवहारिक अध्ययन तुलनात्मक लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु बन गया। अब देखिए आ गया इडियोग्राफिक से नोगोथेटिक अध्ययन प्रवृत्ति। रिग्स ने पारंपरिक अध्ययनों का इडियोग्राफिक की संज्ञा दी। इन अध्ययनों में प्रशासनिक विश्लेषण के लिए किसी विशेष विषय वस्तु को चुना जाता था, जैसे भर्ती की समस्या। रिग्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन के लिए नोमोथेटिक अध्ययन पद्धति उपयुक्त है। इसके अंतर्गत सामान्य तथ्यपरक अध्ययन किए जाते हैं। इसमें वास्तविक व्यवहार और उनके परस्पर संबंध का अध्ययन कर उन्हें सारणीबद्ध किया जाता था। इससे व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का नियमितता पता चलती थी। यह पद्धति सामान्य रूप से सभी प्रशासनिक समस्याओं के लिए प्रयुक्त होती है। अब आया गैर परिस्थितिकीय से परिस्थितिकीय अध्ययन प्रवृत्ति। पारंपरिक लोक प्रशासन के अध्ययन परिस्थितिकीय उन्मुख नहीं थे, अर्थात प्रशासन पर्यावरण के परस्पर प्रभाव की उपेक्षा की जाती रही। लेकिन अब लोक प्रशासन परिस्थितिकीय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। यह स्वीकार्य तथ्य है कि गतिशील या परिवर्तित पर्यावरण में स्थित प्रशासन के वास्तविक व्यवहार को भी तभी समझा जा सकता है जब पर्यावरण प्रशासन के परस्पर प्रभाव का गहन अध्ययन विश्लेषण किया जाए। इस प्रकार रिग्स ने तुलनात्मक अध्ययन के लिए मूल्यांकन सिद्धांतवादी और पर्यावरणीय पद्धति को विश्लेषणात्मक, विधिक और पारिस्थितिकीय पद्धति से प्रतिस्थापित कर दिया। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण का प्रयोग सर्वप्रथम J.M. गॉस ने किया था। इसके बाद रॉबर्ट डहल, रॉबर्ट मर्टन आदि ने भी अपने प्रशासनिक अध्ययनों में पारिस्थितिकीय नजरिया अपनाया, लेकिन यह रिग्सू ने जिन्होंने इसका सर्वाधिक उपयोग किया, रिग्स ने बहुत ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग किया था। जहां गॉस ने लोक प्रशासन के पर्यावरण में लोक संपत्ति, जरूरी भौतिकी और सामाजिक तकनीकी विचार, व्यक्तिगतता, आपदा स्थितियां आदि को शामिल किया, वही रिग्स ने इसे अत्यधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए आर्थिक, राजनीतिक, सांकेतिक, संरचनात्मक, संचारगत आदि पर्यावरण तक विस्तृत किया। रिग्स ने अपने विकास और तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययनों में से दृष्टिकोण का खूब इस्तेमाल और विकास किया। चीन के ढांचों का विश्लेषण भी किया उन्होंने। फिलीपींस,
थाईलैंड, चीन आदि देशों का अध्ययन करके स्पष्ट किया कि उक्त पर्यावरणीय कारक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरह प्रभावित और निर्धारित करते हैं। साथ ही प्रशासन भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रशासन की इस पारस्परिक प्रक्रिया के समझ ही प्रशासन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण के बिना प्रशासन पर्यावरण के अंतःक्रिया और परस्पर निर्भरता की गहरी जानकारी नहीं मिल सकती है। ओके बच्चों, तो ये आप लोग का रहा पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स। तो आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।